नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो राजस्थान जीके राजस्थान जनरल नॉलेज की क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। भाई राजस्थान में कितने अभ्यारण्य हैं और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन से हैं और क्या क्या उनमें जो विशेषताएं हैं वो है, तो आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो बात करें सबसे पहले जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में पादप तथा जीव जंतुओं की संख्या जैव विविधता कहलाती है। भाई किसी भी क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र में पादप पादप तथा जीव जंतुओं की संख्या को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। इसके बाद बात करें कि ये जो है दो तरीके की होती है। भाई जैव विविधता कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। भाई स्वस्थान और परिस्थान। भाई स्वस्थान किसे कहते हैं? किसी भी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण देना। भाई कोई भी जीव जंतु है उसको उसी के आवास में संरक्षण देना क्या कहलाता है? स्वस्थानीय कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट आदि। इस तरह से क्या होता है कि ये जो स्वस्थानीय होता है इसमें ये चीज़ आती है। अब परिस्थानीय में क्या होता है? परिस्थान में किसी भी जीव को उसके कृत्रिम आवास में संरक्षण देना। भाई कोई भी जीव जंतु है उसको उसके कृत्रिम आवास में संरक्षण देना, मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए आवास में संरक्षण देना, जैसे चिड़ियाघर या कोई भी बंद आवास। भाई चिड़ियाघर हो गए, चिड़ियाघर में जैसे जानवरों को बंद करके रखा जाता है, इस तरह से वो परेशान हो जाते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर आते हैं। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय उद्यान की और अभ्यारण्य की। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और अभ्यारण्य कितने हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है 3। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 3 है और अभ्यारण्यों की संख्या है वो है 27। तो राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं वो क्या होते हैं? ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। भाई ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। और अभ्यारण्य है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। जैसे कि कोई राज्य है उसमें अभ्यारण्य है तो वो राज्य सरकार के अधीन होता है। और ये राष्ट्रीय उद्यान होता है, ये राष्ट्र मतलब केंद्र सरकार के अधीन होता है। अब जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गई तो इसमें क्या है? पादपों को बेचा नहीं जाता। भाई राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पादप कोई जो संख्या होती है उनमें कमी नहीं आ सकती, उनको बेचा नहीं जा सकता। अभ्यारण्य में क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा आने पर पादपों को बेचा जा सकता है। भाई प्राकृतिक मान लीजिए कोई भी तरीके की आपदा आ गई तो उसमें क्या है? बेचा जा सकते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान 3 है, उसमें कौन कौन से हैं ये देखिए। राष्ट्रीय उद्यान बोले या फिर बोले बाघ परियोजना। भाई बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है ये भी आपको बताएंगे। तो राष्ट्रीय जो उद्यान है वो क्या कौन कौन से हैं? जैसे पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण है, मतलब ये कब बना था? 1980 में जो है ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया था। दूसरा है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये है भरतपुर में और 1981 में ये बना था। दूसरा हो गया केवलादेव। तीसरा है मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। भाई मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इसमें कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में था ये। और 2012 में जो है इसको ये नाम दिया गया मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें सबसे पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। भाई रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? 1955 में। अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1955 में और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मतलब 1980 में मिला था। अब इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अभ्यारण्य का दर्जा और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मतलब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको अभ्यारण्य का दर्जा तो मिला था 1955 में और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है वो मिला था 1980 में। अब ये क्या क्या चीज़ है इसकी विशेषताओं में देखिए। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का क्या है? प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो है इसमें विशेषता है, ये क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो इसमें बता सकते हैं आप रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना भी यही है, इसको 1973 में बताया गया था कि ये राज्य की प्रथम बाघ परियोजना है। अब ये कहाँ है? ये अरावली और विंध्याचल संगम पर है। भारतीय बाघों का घर भी इसे कहा जाता है। इसके बाद इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे 1966 से 1967 में जो है ये शुरुआत हुई थी। अब इसमें एक नोट दिया गया है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, है ना, ये कैलाश साकलाई भी बोला जाता है इसको। 2008 में हेलीपैड के द्वारा यहाँ से सरिस्का में बाघों का स्थानांतरण किया गया था। तो ये देखिए, पर वो स्वस्थानीय और परिस्थानीय के में अंतर यहाँ पता चल रहा है कि हेलीपैड के द्वारा यहाँ से सरिस्का में बाघों को स्थानांतरण किया गया था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था। अब मछली बागिन T16,
रणथंभौर क्वीन लेडी ऑफ द लेक क्रोकोडाइल किलर, ये क्या है, यहाँ पे स्थित है। मतलब ये इस जो रणथंभौर अभ्यारण्य है इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ब्रिटिश संस्था ट्रेवल ऑपरेटर ऑफ टाइगर ने मछली बागिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया था। मतलब इसमें भी एक क्वेश्चन उठता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था, तो वो थी मछली बागिन। अब कृष्णा मछली बागिन की बेटी है। कृष्णा कौन थी, मछली बागिन जो थी उसकी बेटी। T19 अशोक गहलोत ने डिस्कर थ्रोअर खिलाड़ी कृष्णा पूनिया के नाम पर कृष्णा नाम रखा। मतलब ये जो खिलाड़ी थी कृष्णा पूनिया, इसके नाम पर इस मछली बागिन की बेटी का नाम रखा गया। अब जलापूर्ति कहाँ से होती है भाई, इसमें जलापूर्ति होती है राम सागर तालाब, गिलाई तालाब, मलिक तालाब और मानसरोवर तालाब। इन तालाबों से क्या है, इसमें जलापूर्ति होती है। इसके बाद बात करें इसमें दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य में दर्शनीय स्थल भी हैं, तो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। एक तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है भाई, त्रिनेत्र गणेश मंदिर एकमात्र यहीं स्थित है। दूसरा जो है इसमें 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी भी कहाँ पे है, रणथंभौर अभ्यारण्य में है। तीसरा इसके अंदर है जोगी महल, मतलब माधो सिंह महल भी बोला जाता है उसको। सीताफल व धोकवन सर्वाधिक इसमें क्या है, सीताफल, मतलब इस अभ्यारण्य के अंदर सीताफल और धोकवन जो है सबसे अधिक है। यहाँ पर लाल सिर वाले तोते भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एक जो है वो काला गरुड़, काला गरुड़ कहाँ मिलता है, काला गरुड़ सिर्फ एक इसी अभ्यारण्य में मिलता है। इसके अलावा काला गरुड़ जो है वो कहीं नहीं मिलता है। एक कुकुर घाटी भी यहीं स्थित है, झूमर बावड़ी भी यहीं स्थित है। दूसरी एक RTDC होटल है, वो भी यहीं है। अब इसके बाद बात करें दूसरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई, किशन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। स्विट्जरलैंड के आधार पे करवाया था। मतलब स्विट्जरलैंड में एक है जो एकदम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की तरह है, तो इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण जो है किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड के आधार पर करवाया था। अब इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था, 1956 में। अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में मिला था, और राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो 1981 में मिला था। अब एक जो रणथंभौर अभ्यारण्य था उसमें भी ये दोनों चीज़ थी, और वो क्या था, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। ये क्या है, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी क्या है, यही है। कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान का सबसे छोटा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी जो लंबाई है वो 59 वर्ग किलोमीटर में से, मतलब 28.73 वर्ग किलोमीटर जो है ये इसी का है। राज्य का प्रथम रामसर स्थल क्या कौन सा है, राज्य का प्रथम रामसर स्थल 1 अक्टूबर को यहाँ हुआ था। मतलब 1 अक्टूबर 1981 को जो है राज्य का प्रथम रामसर स्थल भी से घोषित किया गया था। अब पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, क्योंकि पक्षी इसमें बहुत ज़्यादा हैं। पक्षियों की प्रजनन स्थली भी जो है वो यही है। विश्व विरासत सूची में चयनित कब हुआ था, ये 1985 में। अब इसके बाद बात करें कि इसकी खास विशेषता क्या है। मतलब पक्षी वैज्ञानिक जो है डॉक्टर सलीम अली, प्रथम क्यों जीव प्रयोगशाला खुली थी वो यहीं खुली थी। इसको यमुना जल समझौते, मतलब यमुना जल समझौते 1994 के तहत जल उपलब्ध होता था। इसमें यमुना जल था वो इसकी पूर्ति करता था। वही जलापूर्ति किस किस से होती थी, अनजान बांध, बंद, बारेठा बांध, इनसे क्या है, जलापूर्ति की जाती थी। अब एक चकोर नाम का पक्षी आता है, वो भी इस अभ्यारण्य में बहुत पाया जाता है। कौन से अभ्यारण्य में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। बात करें मेथा एवं इंचा घास भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कुट्टू घास, साइबेरियन सारान पसंदीदा, मतलब साइबेरियन पक्षी होता है उसको ये जो है कुट्टू घास बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब इसमें बात करें लाल गर्दन वाले तोते जो है इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लाल गर्दन वाले तोते कहाँ मिलते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें पाइथन पॉइंट पर अजगर धूप सेकते हैं। भाई इसमें एक पॉइंट है पाइथन पॉइंट, तो उसके ऊपर अजगर क्या करते हैं, धूप सेकते हैं। यहाँ राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान स्थापित किया गया था। भाई राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान भी जो है यहीं स्थापित किया गया था। अब एक अलग विशेषता क्या है, राजस्थान का प्रथम रामसर साइट, मतलब नम भूमि या वेटलैंड स्थल भी किसी को कहा जाता है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया गया था। 1 अक्टूबर 1981 को इसको अभ्यारण्य में शामिल किया गया था।
राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया था। राजस्थान का दूसरा वेटलैंड सांबर झील, राजस्थान का जो दूसरा वेटलैंड है सांबर झील, वो जयपुर ग्रामीण में है। गोवर्धन ड्रेन योजना, भाई कौन सी योजना? गोवर्धन ड्रेन योजना के तहत पाइपलाइन से केवलादेव में पानी लाया जाता है। अब इसमें जो दर्शनीय है, मतलब देखने योग्य क्या क्या चीजें हैं? देखने योग्य है सारस, एक सारस पक्षी है, साइबेरियन क्रेन बोला जाता है जिसको, ये जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। आगमन कब होता है इसका? अक्टूबर नवंबर में इसका आगमन होता है और वापस क्या है, मार्च अप्रैल में ये वापस चला जाता है। यह राज्य का दूसरा सर्प उद्यान है, ये राज्य का दूसरा सर्प उद्यान है। यह स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, भाई त्रिकोण के ऊपर क्या है, ये स्थित है। अब बात करें अनजान बांध, गंभीरी नदी का पानी क्या है, यहाँ पे आता है और इसकी जलापूर्ति करता है। अनजान बांध जो है पूर्ति करता है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, भाई कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ये जो एरिया है इनके बीच में ये आता है। बात करें इसके आगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, मतलब विंध्याचल जो पर्वत है उस श्रेणी में ये 297 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 9 जनवरी 2012 को जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। अब बाघ परियोजना का दर्जा कब मिला? भाई इनको बाघ परियोजना ही भी कहा जाता है ना, तो इसमें बाघ परियोजना का दर्जा जो मिला है वो 10 अप्रैल 2013 को मिला। अब प्राचीन नाम क्या था इस अभ्यारण्य का? दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य, अगर पूछा जाए कि दर्रा अभ्यारण्य का नवीन नाम क्या है, तो आप बता सकते हो कि दर्रा अभ्यारण्य का नाम क्या है। यह राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। राजस्थान की कौन सी परियोजना है? तो ये तीसरी परियोजना है। इसको बनाने के लिए निम्न अभ्यारण्यों को लिया गया था, मतलब ये मुकुंदरा हिल्स है ना, इसको बनाने के लिए मतलब किन किन अभ्यारण्यों को शामिल किया गया था? तो देखिए इसमें दर्रा अभ्यारण्य है, और इसमें जवाहर सागर अभ्यारण्य है, इसमें राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, मतलब इन तीनों को मिला के और ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तैयार किया गया था। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में हीरामन तोता, एलेक्जेंड्रिया पैराकीट मिलता है। भाई इस हीरामन तोते का नाम आप सभी ने सुना होगा, कहाँ सुना है? तो मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा कि जब वो रानी पद्मावती थी तो उसकी जो विशेषता है वो हीरामन तोते ने गाई थी, तभी जो रावल रतन सिंह हैं उनके मन में तीव्र इच्छा हुई कि वो रानी पद्मिनी से मिले एक बार, और उसके बाद तो बात की बात है। तो हीरामन तोता, हाँ वहीं आपने सुना होगा नाम उसका। तो इस जो मुकुंदरा हिल्स है इसमें ये हीरामन तोता बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये कहाँ स्थित है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? छोटा टाइगर प्रोजेक्ट भी जो है वो यहाँ चला था। अब नाम क्या था इसका? पहले तो नाम था इसका राजीव गांधी नेशनल पार्क, पहले इसका नाम था 2003 में राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसके बाद मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव जो है इसको 2006 में नाम दिया गया। बात करें नड़ी काली सिंध सिद्ध आहू भी जो है इसमें स्थित है। आदि मानव शैल चित्र मिले, मतलब कि यहाँ जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी मिलती हैं, मतलब आदि मानव के जो शैल चित्र हैं वो यहाँ मिले हैं। अबिली मिणी का जो महल है वो भी यही है। हाड़ौती शासक मुकुंद सिंह द्वारा अपनी पासवान अबली मिणी के लिए निर्मित महल भी जो है ये अबली मिणी महल यहीं स्थित है। यह राजस्थान का छोटा ताजमहल, भाई राजस्थान का छोटा ताजमहल या दूसरा ताजमहल बोल सकते हैं, हाड़ौती का ताजमहल भी कहलाता है ये मुकुंदरा हिल्स। और इस अभ्यारण्य में रावण महल, भाई रावठा महल भी है, गागरोन किला भी है, गुप्तकालीन मंदिर भीम चमरी भी है, बारडोली का शिव मंदिर भी जो है स्थित है, राव भाटा जिसको बोलते हैं चित्तौड़गढ़ वो भी स्थित है। अब गागरोनी तोते जो है यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो गागरोनी तोते, इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिकों ने इसका जो नाम दिया वो है एलेक्जेंड्रिया पैराकीट। यह अभ्यारण्य गागरोनी तोते के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। भाई ये जो अभ्यारण्य है ये गागरोनी तोते के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब इस गागरोनी तोते को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हीरामन तोता भी बोलते हैं इसको, इसको टुईया भी बोलते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन भी इसे कहा जाता है। और यह मानव आवाज़ की नकल करता है। ये तोता है ना हीरामन तोता, ये मानव आवाज़ की नकल करता है, मतलब मानव जो इस तरह से बोलते हैं ना उसी तरह से ये भी बोलता है। बात करें राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य की, भाई अभी तक राष्ट्रीय उद्यान की बात की थी, अब बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो पहला जो है ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के इलाके में आता है ये, और इसको दर्जा कब मिला था राष्ट्रीय मरु उद्यान का? 1981 में जो है इसको दर्जा मिला था। अब राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? यही अभ्यारण्य है
कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? 3162 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। जैसलमेर में कितना है? 1900 किलोमीटर स्क्वायर जो है जैसलमेर में, और 1262 लगभग वो है बाड़मेर में। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी विशेषताओं में। तो इसमें गोडाउन, टिड्डी तथा पियूना सर्प मिलता है। मतलब इससे जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें क्या क्या मिलता है? गोडाउन पक्षी होता है, एक टिड्डी और एक पियूना सर्प, ये जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें आक्कलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है भाई, आक्कलवुड फॉसिल पार्क जो है वो भी इसमें स्थित है। इसमें मरुस्थलीय घास, भाई घास भी इसमें बहुत ज़्यादा मिल रही है। सेवण, धामण, करड़, अंजन, मुरात, ये जो है घास जो है इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करें, यह वनस्पति रहित अभ्यारण्य है। भाई वनस्पति से रहित अभ्यारण्य कौन सा है? तो आप लोग बता सकते हो, राष्ट्रीय मरु उद्यान क्या है? वनस्पति से रहित अभ्यारण्य है। लाठी सीरीज जो है वो भी यहीं स्थित है। पियूना सर्प पाया जाता है यहाँ पे, गोडाउन पक्षी पाया जाता है, सेवण घास भी जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, अब इसकी क्या विशेषताएं हैं आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क की? आक्कल गांव में 18 करोड़ वर्ष पुराने, आक्कल गांव है उसमें 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 वुड फॉसिल्स विद्यमान है। वे 25 वुड फॉसिल्स विद्यमान है, इसलिए इसे जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। बात करें शाहगढ़ बल्ज, जैसलमेर में जो है इस क्षेत्र का चीता पुनर्वास योजना के लिए चयन किया गया है। पुनर्वास योजना के लिए इस क्षेत्र के चीते को लिया जाता है। इसमें अफ्रीका व ईरान से लाकर चीतों को रखे जाने की योजना है। मतलब प्रस्थानीय हो गया इसमें कि इसमें दूसरी जगह से लाकर इसमें रखा जाता है। दूसरा है जो वो है सरिस्का अभ्यारण्य। तो सरिस्का अभ्यारण्य की बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अलवर में, और 544 वर्ग किलोमीटर ये जो है इसका एरिया है। अब सरिस्का अभ्यारण्य को दर्जा कब मिला था? सरिस्का अभ्यारण्य को दर्जा मिला था 1955 में। दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो भी यही है, 1978 में ये जो है दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट बना था। अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, ये जो है इन इलाकों में लगता है। अब ये क्यों फेमस है सरिस्का अभ्यारण्य? सर्वाधिक हरे कबूतर जो है यहाँ पे मिलते हैं, मोर और बंदर भी जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके, इसमें दर्शनीय स्थल कौन कौन से? तो इसमें दर्शनीय स्थलों में बात करें तो इसमें दर्शनीय स्थल सबसे पहली जो है वो है भर्तरी की गुफा। भाई भर्तरी की गुफा वो है सरिस्का अभ्यारण्य में है। पांडुपोल मंदिर भी यहीं पे स्थित है। पांडुपोल मंदिर में क्या है? शयन मुद्रा में हनुमान जी, मतलब हनुमान जी की जो मूर्ति है वो शयन मुद्रा में है। नीलकंठ महादेव का मंदिर भी यही है। नृत्य गणेश प्रतिमा, नीलकंठ महादेव का मंदिर है पर जो प्रतिमा है वो गणेश जी की है। गणेश जी की प्रतिमा भी कैसी है? मतलब नृत्य करते हुए। चौथा जो है वो है टाल वृक्ष, मांडव ऋषि तपोस्थली, मतलब मांडव ऋषि ने जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या की थी वो पेड़ भी जो है वो यही है। इसमें क्रास्का एवं काकनवाड़ी पठार स्थित है, दो पठार जो है इसमें स्थित है। आगे बात करें तो इसमें नारायणी माता का मंदिर भी है। सरिस्का अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। सरिस्का के अलावा थावला गांव, मतलब ये नागौर में है, तिलोरा गांव अजमेर में है, भी हरे कबूतर मिलते हैं। मतलब एक इस सरिस्का के अलावा जो हरे कबूतर मिलते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो थावड़ा में और एक तिलोरा गांव में मिलते हैं। इन्हें हरियल पक्षी भी कहा जाता है, हरियल पक्षी या हारिल पक्षी भी कहा जाता है। यह पक्षी कभी ज़मीन पर पैर नहीं टेकते हैं, मतलब पैर नहीं रखता है ये ज़मीन पे, ये हमेशा पेड़ों पर या ऊंची जगहों पर ही रहता है। काली घाटी क्षेत्र में मोर का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। मोर का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो कि काली घाटी क्षेत्र में मोर का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। आगे बात करें RN मल्होत्रा समिति। भाई RN मल्होत्रा समिति क्या कह रही है? सरिस्का से बाघ लुप्त होने की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति। भाई ये क्या है? RN मल्होत्रा समिति सरिस्का से बाघ जो लुप्त हो रहे थे उनका पता लगाने के लिए जो सरकार ने जो घटना शामिल की थी, मतलब समिति बनाई थी, तो वो ये है RN मल्होत्रा समिति। अब विश्व में टाइगर स्थानांतरण का प्रथम सफल प्रयोग सरिस्का अभ्यारण्य से बाघ पूर्णतया विलुप्त होने के बाद 28 जून 2008 को बबली व सुल्तान नामक बाघ व बाघिन को रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट से स्थानांतरित कर इन्हें यहाँ लाया गया था। मतलब कि सरिस्का में जो बाघ हैं वो लुप्त होते जा रहे थे, तो अब क्या किया कि रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है वहाँ से स्थानांतरित किया गया था बबली और सुल्तान नाम के बाघ और बाघिन को। अब ये क्या है? पुनः आबाद हो गया, मतलब अब जो है इनमें बाघ की संख्या बढ़ गई है। तीसरा है सरिस्का अभ्यारण्य। भाई सरिस्का भी जो है फैला हुआ है तो उसको अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। सरिस्का अभ्यारण्य का है, अलवर में है। इसको 2012 में दर्जा मिला था। यह राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। लमसम मतलब 5 किलोमीटर पर
स्क्वायर में जो है ये फैला हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रणथंबोर राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप लोगों को पता है कि रणथंबोर जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब चौथे की बात करें, माउंट आबू अभ्यारण्य। अब माउंट आबू अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? माउंट आबू अभ्यारण्य है वो सिरोही में स्थित है। सिरोही दर्जा इसको 1960 में मिला और पुनर्निर्माण 2008 में हुआ। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है वो माउंट आबू अभ्यारण्य है। भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य है? तो आप बता सकते हो माउंट आबू अभ्यारण्य। इसमें जंगली मुर्गे भी पाए जाते हैं, 100 से अधिक प्रजातियां हैं पक्षियों की। यहाँ राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर पुबले फेरिस नामक सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है। ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे सुंदर छिपकली कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग बता सकते हो माउंट आबू अभ्यारण्य में जो है सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है। अब बात करें राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव हो ही गया, अब जो छिपकली भी आ गई। अब यहाँ आबू एसिस डिक्कीप्लिपेट्रा औषधि पाई जाती है। भाई क्या पाई जाती है? आबू एसिस डिक्लीपटेरा औषधि जो है वो यहाँ पाई जाती है। कारा घास जो नक्की झील को प्रदूषित करती है वो भी यहीं आती है। लेंटाना अमेरिका झाड़ी जो स्थानीय वनस्पति को नष्ट कर रही है वो भी क्या है? यहीं पाई जाती है। बात करें कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की। भाई कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य है? पांचवा। तो ये कहाँ है? राजसमंद, पाली, उदयपुर जो जिले हैं उनमें ये जो लगती है सीमा इसकी 610 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला 1971 में। भेड़ियों और लोमड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध, मतलब भेड़ियों और लोमड़ियों के प्रजनन के लिए जो है ये प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली भी यही है, कुंभलगढ़ किला भी यहीं स्थित है। दो नदियां बनास और साबरमती जो है इस अभ्यारण्य से निकलती हैं। चंदन के वृक्ष इसमें मिलते हैं। इसके बाद बात करें रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर है वो भी यही है। एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा भेड़ल पाया जाता है। वे एंटीलोप प्रजाति है वो भी यहीं पाई जाती है। इसके बाद बात करें छठा जो जय संबंध अभ्यारण्य है, ये सलूम्बर में है। दर्जा कब मिला इसको? 1955 में मिला है। इसको जलचरों की बस्ती, भाई दूसरा नाम क्या रखा है इसका? जलचरों की बस्ती अभ्यारण्य भी कहा जाता है। सातवां जो है वो है फुलवारी अभ्यारण्य। फुलवारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फुलवारी अभ्यारण्य है उदयपुर में स्थित है। फुलवारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अब इसको दर्जा मिला अभ्यारण्य का 1983 में। यह वर्ष भर फूलों से ढका होने के कारण इसे फुलवारी अभ्यारण्य कहते हैं। पूछा जाए फुलवारी अभ्यारण्य क्यों कहा जाता है, तो ये वर्ष भर फूलों से ढका रहता है, मतलब इसमें कभी भी पतझड़ का मौसम नहीं आता है। यह महाराणा प्रताप की कर्म स्थली भी रहा है। देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क जो विकसित किया गया था वो भी यही जो है विकसित किया गया था। इस अभ्यारण्य में मानसी वाक्कल जल परियोजना गुजरती है। कौन सी परियोजना गुजरती है? मानसी वाक्कल। अब बात करें आठवां जो अभ्यारण्य है वो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। अब इसको दर्जा मिला 1987 में। मेवाड़ का पुराना शिकारगाह यही था सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, मतलब मेवाड़ के जितने भी राजा महाराजा थे वो शिकार के लिए यहीं जाते थे। बासंद्रा पहाड़ी सज्जनगढ़ दुर्ग भी जो है वो यहीं स्थित है। यह राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। भाई राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछा जाए तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य ही सबसे छोटा अभ्यारण्य था। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान प्रथम जैविक उद्यान भी बन गया है। मतलब सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो है उसको राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान भी कहा जाता है। अब क्षेत्रफल की बात करें तो 5.5 मतलब 5.5 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। नवी बात करें सीता माता अभ्यारण्य है, तो सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर में जो है इसका एरिया आता है। दर्जा कब मिला इसको? 1979 में जो है इसको दर्जा मिला अभ्यारण्य का। 422 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, फैला हुआ है। सागवान वनों वाला एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। एंटीलोप चौसिंगा भी है यहाँ। बेडल एकमात्र हिरण नर चार सिंह, ये जो नर है चार सिंगा हिरण है वो भी यहीं पाया जाता है। अब जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। इसके बाद बात करें ज्येष्ठ अमावस्या का मेला जो है वो भी यहीं लगता है। भाई कहाँ लगता है आपसे पूछा जाए सीता माता अभ्यारण्य में कौन सा मेला लगता है, कब मेला लगता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो अभ्यारण्य है वो भी यही है। सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे अधिक औषधि भी जो है सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। चित्तल की जो मातृभूमि है वो भी यही है। उड़न की लहरी, स्वर्ग, मसोवा, वैज्ञानिक नाम क्या हो गए? रेड फ्लोंग, स्क्विरल, पेटोस्ट्रा, एम्पीवेडर जो है वो यहीं पाई जाती है।
अब क्या है, इसमें सीता माता अभयारण्य में जो है झरने पाए जाते हैं। तो झरने कौन कौन से हैं? दो झरने इसमें, लव और कुश। लव और कुश दो झरने हैं इसके अंदर। हिमालय पर्वतमाला के बाद यहाँ सर्वाधिक औषधि मिलती है। सबसे ज्यादा औषधि कहाँ मिलती है? हिमालय पर्वतमाला पे। और हिमालय पर्वतमाला के बाद कहाँ मिलती है? सीता माता अभयारण्य में। इसके बाद बात करें कौन सा अभयारण्य है? भैंसरोगढ़। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और इसका जो एरिया है वो 201 वर्ग किलोमीटर जो इसका एरिया कवर होता है। अब इसको दर्जा कब मिला अभयारण्य का? तो दर्जा मिला इसको 1983 में। 1983 में इसको दर्जा मिला अभयारण्य का। इसका उपनाम क्या है? घड़ियालों की पसंद। घड़ियालों की पसंद इसका जो है उपनाम है। इसमें चूलिया जलप्रपात निर्मित है। क्या निर्मित है? चूलिया जलप्रपात निर्मित है। यह तेज तरार व नुकीली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मानदेसरा पठार स्थित है। भाई कौन सा पठार है पूछा जाए तो मानदेसरा पठार है। बस्सी अभयारण्य है, तो बस्सी अभयारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। 138 किलोमीटर मतलब 138 वर्ग किलोमीटर जो है ये फैला हुआ है। दर्जा मिला इसको 1988 में। चित्तल का चतल पहल, भाई चित्तल का चतल पहल भी इसको कहा जाता है। यह अभयारण्य अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर स्थित है। कौन से ये अभयारण्य कौन सा है? बस्सी अभयारण्य कहाँ का है? अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर स्थित है। अब बात करें 12वां अभयारण्य कौन सा है? दर्रा अभयारण्य। दर्रा अभयारण्य में क्या क्या है? राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट। मतलब इसमें दोनों का हिस्सा है, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट इसमें दोनों का हिस्सा है। और कोटावा और झालावाड़ के जो एरिया है उसमें ये आता है। अब इसको दर्जा मिला 1955 में। यह अभयारण्य घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए इस अभयारण्य को बनाया गया है। बात करें 13वां जवाहर सागर अभयारण्य, ये कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है वो इसमें स्थित है। दर्जा कब मिला इसको? 1975 में दर्जा मिला जवाहर सागर अभयारण्य का। इसके बाद बात करें जियोमॉर्फोलॉजी पार्क, ये कहाँ स्थित है? पूर्णतः वनस्पति रहित अभ्यारण्य है। भाई पूर्णतः वनस्पति रहित स्थान जो है कौन सा है? जियोमॉर्फोलॉजी पार्क है, जो पूर्णतः वनस्पति से रहित है। यह भी घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए ये दूसरा जो है अभ्यारण्य आ गया है। यह राज्य का प्रथम सर्प उद्यान है। राज्य का कौन सा स्थान है? प्रथम सर्प उद्यान है। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी है, जो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का जो एरिया है उसमें ये आता है। अब इसको दर्जा कब मिला? दर्जा मिला 1979 में। 1979 में इसको दर्जा मिला अभयारण्य का। घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया। भाई घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया। इसको भी 3 राज्यों में ये विस्तारित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मतलब तीनों राज्यों की सीमाएं लगती हैं इसमें। इस अभयारण्य में गंगाई डॉल्फिन मिलती है। गंगाई डॉल्फिन मिलती है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब पूछा जाए इसमें कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगाई डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, कौन सा अभयारण्य है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ये कहाँ है? बूंदी में। भाई रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ है? बूंदी में। इसको दर्जा कब मिला? 1982 में। अब इसका उपनाम जो है वो है पाइथन। मतलब पाइथन या अजगर शरण स्थली भी इसको बोला जाता है। रणथंभौर बाघों का चच्चा घर भी इसको बोला जाता है। अब इसमें कौन सी नदी गुजरती है? मेज नदी जो है वो इसमें से गुजरती है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में से। आगे इसकी बात करें, ये राज्य की चौथी बाघ परियोजना है। राज्य की कौन सी बाघ परियोजना है? चौथी बाघ परियोजना है, जो जून 2022 में शामिल हुई। जून 2022 में शामिल हुई। इसके बाद क्या है? रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट। मतलब बूंदी के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य एवं निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है वो 1501.89 किलोमीटर, मतलब 1501.89 वर्ग किलोमीटर जो है इसका वर्ग का क्षेत्रफल है। यह बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा व शाहपुरा जिलों में विस्तृत है। यह राजस्थान का चौथा व देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है। तो इसमें पूछा जाए राजस्थान का चौथा और देश का 52वां प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हो कि ये जो है राजस्थान का चौथा और देश का 12वां टाइगर प्रोजेक्ट है। कौन सा है इसमें बता सकते हो? इसका नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो ये थी आज हमारी अभयारण्य की क्लास। बाकी आप पार्ट 2 में देखिएगा इसकी क्लास, आगे जो बताएंगे हम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की जानकारी के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।